हाय एवरीबॉडी, मैं सुधाकर स्वागत करता हूँ आप सब लोग को मेरा यूट्यूब चैनल पे। आज की सेशन में हम देखेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन। ये 11th कॉमर्स का चैप्टर थर्ड है या थर्ड यूनिट है। इसमें जितना भी टर्म्स या जितना भी स्टैंडर्ड कंसेप्ट कन्वेंशन आएगा, इसको मैं आपको एकदम सरल भाषा में समझाऊंगा विथ एग्जाम्पल, तो ये आपको मेमोराइज हो जाएगा, फिर आपको बाय हार्ट करने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगा। शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहले चीज़ हो गया अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स का मीनिंग है रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब ये जो रूल्स पहले से ही प्रेस्क्राइब्ड है उसके ऊपर ही बेस करके अकाउंटिंग वर्क करता है। दूसरा हो गया कंसेप्ट। कंसेप्ट का मीनिंग है एजम्पशन। एजम्पशन का मतलब कुछ माना हुआ चीज़ है, मतलब कुछ ऐसे ही रेगुलेशन या ऐसा कुछ रूल्स हमने ऑलरेडी प्रेस्क्राइब किया है, वो फिक्स है, उसको कभी हम बदल नहीं सकते। तीसरा चीज़ हो गया कन्वेंशन। कन्वेंशन का मतलब है कस्टम या ट्रेडिशन, या सिंपल भाषा में हम कहेंगे तो उसको परंपरा। प्रिंसिपल्स मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन, कंसेप्ट मीन्स एजम्पशन, कन्वेंशन मीन्स कस्टम, ट्रेडिशन या परंपरा। कस्टम ट्रेडिशन का अर्थ है जो बहुत दिनों से एक प्रोसेस चलता आ रहा है, वो आगे ना जाने कितना दिनों तक वैसा ही चलते जाएगा, उसको टाइम टू टाइम हम कुछ बदलाव ला सकते हैं इम्प्रूवमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। तो विस्तृत रूप में आज शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला चीज़ हो गया इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग। इन द फर्स्ट व्हेन द साइज ऑफ बिजनेस वाज वेरी स्मॉल, द ओनर ऑफ द बिजनेस वाज नीडेड इंफॉर्मेशन अबाउट परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। मतलब पहले जब बिजनेस का दायरा जब छोटा था, इतना ग्रोथ नहीं था, तब भी केवल बिजनेस का जो मालिक है या ओनर है वो बिजनेस की असेसमेंट करता था या परफॉर्मेंस मेजर करता था। But after immense growth of business over the period, other than owner, management, government, creditor, bankers, employee, and financial researchers felt the need of information about the business houses. आगे जाके जब बिजनेस का ग्रोथ होने लगा, फिर बहुत सारे लोग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्ट लेने लगे, जैसे कि बैंकर हो गया, गवर्नमेंट हो गया। गवर्नमेंट टैक्स के लिए उसको बिजनेस का परफॉर्मेंस मेजर करने लगे। फिर आम इंसान जो कि इन्वेस्टमेंट करना चाहता है कंपनी में, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देख के फिर पैसा निवेश करते थे कंपनी में। As end user use accounting information to take any decision regarding investment or not to invest in a business। मतलब लास्ट में थर्ड पार्टी या इंटरेस्टेड पार्टी जो भी बिजनेस के लिए जो इंटरेस्टेड है, थर्ड पार्टी फाइनेंशियल डाटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही निर्णय लेते थे कंपनी में निवेश करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईयर एंड में, अकाउंटिंग ईयर का एंड में जब पब्लिश होता था, उसके ऊपर लोग निर्णय लेते थे कि कंपनी का पोजीशन कैसा है। कंपनी का पोजीशन अगर अच्छा है, स्ट्रांग है, उसका मॉनिटरी वैल्यू एकदम अच्छा है, प्रॉफिट में जा रहा है, ग्रोथ हो रहा है, तो बहुत सारे लोग इंटरेस्ट हो जाते थे उसमें पैसा निवेश करने के लिए। वो फिर शेयर खरीद करते थे, शेयर में उनको रिटर्न आता था या मुनाफा होता था या प्रॉफिट होता था। So, if each business adopts its own method of principles to maintain books of account, it would lead a big confusion in business world। मतलब हर कंपनी अपना अपना तरीके से फाइनेंशियल डाटा या फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश करेंगे, अपना मेथड, अपना टेक्निक यूज़ करके, तो फिर बहुत सारा कंपनी में बहुत सारा फ़र्क आ जाएगा, फिर वो कंपैरिजन पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि मतलब कोई एक एग्जांपल के हिसाब से हम समझेंगे, रिलायंस एक कंपनी है, एयरटेल एक कंपनी है, दोनों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो प्रिपरेशन ऑफ टेक्निक है वो फ़र्क है, तो दोनों में कंपैरिजन कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर टोटली डिफरेंट। Such financial statement will have the disadvantages of inconsistency and low acceptability, and consequently will render books of account अनरिलायबल एंड इनकम्पेरेबल। मतलब दोनों में अगर अंतर आ जाता है बनाने में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो दोनों कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कभी कंपेयर करने का लायक ही नहीं रहेगा, क्योंकि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर टोटली डिफरेंट। Therefore, in order to make the financial statement more meaningful, acceptable, comparable, consistent, reliable, it is necessary that uniform system of accounting based on general accepted accounting principles followed। तब भी GAAP, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मतलब ये एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स या टेक्निक्स या रूल्स ऐसा चीज़ होता है जो हर कंपनी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन करने में इसको अडॉप्ट करते हैं। GAAP कुछ ऐसा सेट है या रूल्स है, जो मेथड है
जो हर कंपनी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो उसको अप्लाई करके अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, फिर उसको अपना वेब पोर्टल पे या न्यूज़पेपर में पब्लिश कर देते हैं, ताकि थर्ड पार्टी उस चीज़ को रेफर करके फिर कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए या नहीं करेंगे, वो उनका मर्जी है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पोजीशन अच्छा है तो उस हिसाब से उनका इन्वेस्टमेंट भी थर्ड पार्टी का आएगा या शेयर होल्डर का आएगा। अभी देखते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जो शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, रूल्स और रेगुलेशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गया या अकाउंटिंग प्रिंसिपल हो गया, ये दोनों चीज़ सेम है, तो उसका शॉर्ट फॉर्म में हम मीनिंग निकालेंगे रूल्स एंड रेगुलेशंस। Accounting principles are the rules adopted by the accountants universally while recording accounting transactions। मतलब accounting principles या accounting standard ऐसा चीज़ हो गया जो यूनिवर्सली, मतलब वर्ल्ड वाइड, पूरा विश्व में या पूरा दुनिया में अकाउंटेंट लोग जो प्रिंसिपल्स रूल्स फॉलो करके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं, उसको कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। They are the norms or rules which are followed in accounting of various items of assets, liability, expenses, incomes, etc। मतलब अलग अलग जगह पे उसका ट्रीटमेंट कैसा होता है, वो सब रूल इसमें प्रिस्क्राइब्ड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में। एक्सपेंसेस को कैसे ट्रीट करेंगे, लाइबिलिटी को कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, एसेट को कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, कब ट्रीटमेंट करेंगे, ये फाइनेंशियल रिपोर्ट जब पब्लिश करेंगे या प्रिपेयर करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एसेट्स का, लाइबिलिटी का, एक्सपेंसेस का कैसे ट्रीटमेंट होगा, ये सब चीज़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में इंक्लूडेड है। फॉर एग्जाम्पल, इन्वेंट्री डेप्रिसिएटेड ओवर देयर एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द बेसिक और प्रिंसिपल बेस्ड ऑन विच ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड। मतलब ये चीज़ ऐसा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऐसा है, हर केस में उसका एक अलग सा रूल्स रहेगा। जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक हो गया, क्लोजिंग स्टॉक को कैसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करेंगे जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक को बुक वैल्यू या कॉस्ट प्राइस या रियलाइजेबल वैल्यू जो एकदम लोअर होगा, बुक वैल्यू या कॉस्ट प्राइस एक चीज़ हो गया, और रियलाइजेबल वैल्यू जो सेल करेंगे, तो जो चीज़ एकदम लोअर होगा, एकदम लोएस्ट होगा, उस चीज़ पे रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में, उसको कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या अकाउंटिंग प्रिंसिपल। मतलब ये रूल्स प्रिस्क्राइब्ड रूल्स है जो क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यूशन में हेल्प करता है। क्लोजिंग स्टॉक को कैसे वैल्यूशन करेंगे, बुक वैल्यू या रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइजेबल वैल्यू मतलब जो सेल आउट करेंगे, सेल आउट में जो पैसा निकलेगा उसको कहते हैं रियलाइजेबल वैल्यू, या बुक वैल्यू या कॉस्ट प्राइस मतलब जो हमने खरीदा था, या बुक में जिसको हमने एंट्री किए थे, इतने पैसा में हमने खरीदा था, वो दोनों पैसे का जो एकदम लोएस्ट अमाउंट होगा उसको हम एंट्री में लेंगे। फिर आगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। तो पहला कैटेगरी हो गया कंसेप्ट, दूसरा कैटेगरी हो गया कन्वेंशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, पहला हो गया कंसेप्ट, दूसरा हो गया कन्वेंशन। Accounting standard divided into 2 categories. First category is called concept, second category is called conventions। आगे हम देखेंगे concept क्या है, convention क्या है। तो पहले हम देखेंगे accounting concept। Accounting concepts are basic assumption of method, policy, rules based on financial transaction are recorded and financial statement are prepared। अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है, बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन है जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने में आसानी होता है। मतलब अकाउंटिंग कंसेप्ट वो रूल्स एंड रेगुलेशन हो गया जो हेल्प करता है हमको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने में। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने में जो रूल्स एंड रेगुलेशन यूज होता है उसको कहते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट।
इसको कहते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट। ये कितने प्रकार का है अभी हम विस्तृत रूप से देखेंगे। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट। पहला हो गया बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट हो गया बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। According to this concept, business organization and owner of the company are both are separate and distinct। मतलब बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के हिसाब से कंपनी और कंपनी का ओनर दोनों अलग अलग पर्सन हो गए हैं। कंपनी में पैसा ओनर निवेश किया है तो वो कंपनी की पॉइंट ऑफ व्यू से बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। मतलब पैसा अगर निवेश किया ओनर ने बिजनेस में, सोचो फॉर एग्जांपल 50,000 ओनर ने कंपनी में पैसा लगाया, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में वो 50,000 कंपनी के लिए लाइबिलिटी हो गया या डेप्ट हो गया या कर्जा हो गया। 50,000 अगर कंपनी में पैसा इंट्रोड्यूस हुआ बाय ओनर, तो ओनर के लिए वो इन्वेस्टमेंट है और कंपनी के लिए वो लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का यानी कि अर्थ है ऋण है या डेप्ट है या कर्जा है। फिर अगर ओनर को अभी कभी पैसा का जरूरत पड़ेगा तो कंपनी से वो पैसा ले लेगा, तो वो पर्सनल एक्सपेंसेस हो गया कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू में। अगर पैसा अगर ओनर ने ले लेता है कंपनी से तो वो उसको कहते हैं ड्राइंग्स। मतलब मनी यूज्ड फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस बाय द ओनर फ्रॉम द कंपनीज फंड, उसको कहते हैं ड्राइंग्स। According to this concept, business organization and owner of the company are both are separate and distinct। मतलब इस कंसेप्ट के हिसाब से बिजनेस और बिजनेस का मालिक दोनों अलग अलग पर्सन है। मतलब ओनर इज टर्म्ड एज क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस टू द एक्सटेंड टू मनी इन्वेस्टेड। मतलब बिजनेस के लिए ओनर क्रेडिटर हो गया। क्रेडिटर मतलब जिस अनुष्ठान के लिए कोई व्यक्ति अगर पैसा उधार पे दिया है या कोई सर्विस उधार पे दिया है या कुछ भी उधारी दिया है, तो वो बिजनेस के लिए वो व्यक्ति हो गया क्रेडिटर। तो इसमें अगर बिजनेस में पैसा निवेश किया है मालिक ने, तो बिजनेस के लिए मालिक हो गया क्रेडिटर, ओनर हो गया बिजनेस के लिए क्रेडिटर, क्योंकि वो उधारी पे पैसा दिया है कंपनी में। जितना पैसा दिया उतने के लिए वो ओनर हो गया बिजनेस के लिए क्रेडिटर। मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इज लाइबिलिटी फॉर कंपनी एंड कैपिटल फॉर ओनर। मतलब मनी जितना इन्वेस्ट किया वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी हो गया या कर्जा हो गया या डेप्ट हो गया या लोन हो गया, लेकिन बिजनेस ओनर के लिए वो हो गया कैपिटल। कैपिटल का मतलब पूंजी निवेश, मतलब पैसा इन्वेस्ट किया गया बिजनेस में। एंड इफ ओनर टेक्स मनी फ्रॉम बिजनेस देन इट इज टर्म्ड एज ड्राइंग। मतलब पैसा अगर बिजनेस से ओनर अपना पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए लिया तो उसको कहते हैं ड्राइंग। दूसरा हो गया मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल या मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के हिसाब से एक सिंपल वर्ड से समझ में आ जाता है। मतलब जो ट्रांजैक्शन हम यूज़ करेंगे या लिखेंगे या रिकॉर्ड करेंगे उसको मनी में ही मेजर कर सकते हैं। विदाउट मनी, मनी हो गया इसमें पैरामीटर। मनी अगर है तो उसको रिकॉर्ड में लाएंगे, मनी नहीं है तो रिकॉर्ड में नहीं लाएंगे। मतलब कोई पर्सन कितना ऑनेस्ट है वो रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, लेकिन पर्सन को हम सैलरी देंगे तो सैलरी हो गया कंपनी के लिए एक्सपेंसेस या पैसे के ऊपर इम्पैक्ट डालता है, तो उसको हम रिकॉर्ड में ले सकते हैं क्योंकि हमने सैलरी दिया या पैसा दिया। Only transaction and events that can be measured in money terms are recorded in the books of account of company। मतलब जो मनी से रिलेटेड जितना भी इवेंट है, जितना भी ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड में ले जाएगा। इसको कहते हैं मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। तीसरा हो गया अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट मतलब जैसे बिजनेस का लाइफ या कंपनी का लाइफ इन्फिनिटी है, ये आगे जाके हम पढ़ेंगे। बिजनेस एक बार शुरू हो गया तो उसका लाइफ टाइम इन्फिनिटी है। मतलब उसको कुछ तय नहीं कर सकते कब बंद होगा, मतलब वो चालू ही रहेगा जब तक कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, वो चालू ही रहेगा। तो लेकिन उसको हम असेसमेंट कैसे करेंगे? असेसमेंट करने के लिए पूरा साल में एक बार हम उसको बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, ताकि हम उसका परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हैं या उसका ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका मॉनेटरी पोजीशन कैसा है, वो रिव्यू ले सकते हैं। वो हो गया अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। एज ए लाइफ ऑफ कंपनी इज इन्फिनिटी, still to measure the performance of company activity undertaken in a specific period, normally 1 year from 1st April to 31st March is termed as accounting year और फाइनेंशियल ईयर। मतलब एक बिजनेस का इन्फिनिटी लाइफ टाइम होता है, तो उसको परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक उसका अकाउंटिंग ईयर या अकाउंटिंग पीरियड करके हम लेते हैं। उस टाइम पे या एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड हम
ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, उसमें कंपनी का रिव्यू लेते हैं, परफॉर्मेंस मेजर लेते हैं, उसका मॉनिटरी पोजीशन कैसा है, उसका प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सब चीज़ इसमें से पता चल जाता है। इसको कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। चौथा हो गया कॉस्ट कंसेप्ट। दिस कंसेप्ट डिनोट दैट एसेट्स आर शोड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट देयर कॉस्ट प्राइस। मतलब कॉस्ट कंसेप्ट का मतलब है कुछ एसेट हमको अगर बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाने का, तो कॉस्ट प्राइस में उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, ना कि उसका प्रेजेंट मार्केट वैल्यू देखेंगे। मतलब हमने एक ट्रक खरीदा, ट्रक का वैल्यू सोचो एक फॉर एग्जांपल 50,000 है, ट्रक हमने अगर 50,000 में खरीदा है तो बुक्स ऑफ अकाउंट में 50,000 ही लिखेंगे, लेकिन आज की डेट में उसका अगर मार्केट वैल्यू 70,000 है तो 70,000 इग्नोर करेंगे। हमने अगर 50,000 में कभी खरीदा है तो उसका चालू ही रहेगा 50,000 में उसका कॉस्ट प्राइस या बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब जो हम जर्नल में दिखाएंगे या लेजर में दिखाएंगे, फिर लास्ट में फाइनेंशियल पोजीशन रिवील होने टाइम बैलेंस शीट में दिखाएंगे, उसका बुक वैल्यू सेम ही रहेगा। 50,000 में ट्रक खरीदा है तो 50,000 ही दिखाएंगे उसका वैल्यू, ना कि मार्केट वैल्यू को कंसिडर करेंगे। मार्केट वैल्यू अगर 1 लाख भी हो जाएगा तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे, उसको बुक वैल्यू रहेगा 50,000। चौथा हो गया डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट मतलब इसमें वर्ड से पता चलता है, डुअल मतलब डबल, मतलब एक हाथ से ताली जैसे नहीं बजेगा। मतलब एक पर्सन के अंदर कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है, ट्रांजैक्शन होगा तो दोनों पार्टी चाहिए, दोनों बिजनेस रहेगा तो दोनों के अंदर ट्रांजैक्शन होगा। सेम चीज़ ट्रांजैक्शन होगा तो वो डबल इफेक्ट गिरेगा, एक हो गया डेबिट, एक हो गया क्रेडिट। मतलब कुछ ट्रांजैक्शन हुआ है, कुछ मनी का लेन देन हुआ है, तो जितना मनी लेन देन हुआ है वो दोनों एस्पेक्ट के ऊपर उसको डिस्प्ले या उसको डिस्क्लोजर करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने कुछ अगर 50,000 का मटेरियल खरीदा है, तो मटेरियल खरीदने के लिए 50,000 दिए हैं और हमको 50,000 रुपये का मटेरियल हमको मिला, ये हो गया डबल एस्पेक्ट। It states that every transaction have two effects such as debit and credit. Both debit and credit values must be equal. तो इसमें मैंने क्या बोला, 50,000 का अगर हमने मटेरियल खरीदा है तो 50,000 का मटेरियल आएगा और 50,000 कैश चला जाएगा, इसमें डबल इफेक्ट हो गया, इसलिए इसको कहते हैं डुअल एस्पेक्ट। छठा हो गया रेवेन्यू रिकॉग्निशन और रियलाइजेशन कंसेप्ट। इट स्टेट्स दैट ऑन व्हिच डेट रेवेन्यू विल बी बुक्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। फॉर एग्जांपल वी हैव सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 एंड कैश विल रिसीव इन नेक्स्ट ईयर। मतलब रियलाइजेशन कंसेप्ट के हिसाब से अगर आज कुछ अगर ट्रांजैक्शन हुआ है तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री ले लेंगे, ना कि उसका सेटलमेंट तक हम उसको वेट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने 50,000 का मटेरियल बेचा है, मटेरियल तो बेच दिया लेकिन कैश मिला नहीं, कैश मिलेगा अगला साल, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में आज हम उसको एंट्री में ले लेंगे, क्योंकि 50,000 का ट्रांजैक्शन आज हो चुका है, 50,000 का ट्रांजैक्शन हो चुका है लेकिन कैश मिला नहीं, कैश मिलेगा हमको अगला साल, लेकिन हम उसको एंट्री में ले लेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में कि आज हमने इतना अमाउंट का मटेरियल बेचा है, उसको रिकॉर्ड में ले लेंगे। इसको कहते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन या रिलेशन कंसेप्ट। सातवां हो गया मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट का मतलब है, एग्जांपल के हिसाब से मैं आपको समझा देता हूँ। मैचिंग कंसेप्ट मतलब हर बिजनेस का सोल पर्पस है कि प्रॉफिट अर्न करेंगे, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, मेजर करने के लिए या परफॉर्मेंस असेसमेंट करने के लिए अकाउंटिंग ईयर फिक्स रहता है। मतलब 12 महीने को लेकर एक अकाउंटिंग ईयर होता है, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ये हो गए 12 महीना। तो 12 महीने का अगर हमको प्रॉफिट लेने का है तो 12 महीने का एक्सपेंसेस भी लेने का है। इसमें मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से टाइम हो गया स्टैंडर्ड पैरामीटर, मतलब 12 महीने का अगर प्रॉफिट लेंगे तो 12 महीने का भी एक्सपेंसेस लेंगे, तभी कंपेयर करेंगे तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो पता चलेगा। इसको कहते हैं मैचिंग कंसेप्ट। इट स्टेट्स दैट रेवेन्यू एंड ड्यूरेशन मस्ट बी इक्वल टू एक्सपेंसेस इनकर ड्यूरेशन। मतलब रेवेन्यू मतलब जो हमने सेल करके पैसा मिला है उसको कहते हैं रेवेन्यू। मतलब 10,000 का हमने सेल किया तो 10,000 कैश मिला, तो 10,000 हो गया कंपनी के लिए रेवेन्यू। अगर 10,000 बेचने के लिए हमको अगर 20,000 का खर्चा हुआ तो 20,000 हो गया एक्सपेंसेस। तो ये अकाउंटिंग पीरियड जो 12 महीने का होता है, 12 महीने का एक्सपेंसेस लेने का और 12 महीने का इनकम लेने का, और दोनों में अंतर कितना होता है वो हो गया प्रॉफिट और लॉस। इसमें मैचिंग कंसेप्ट में टाइम हो गया स्टैंडर्ड पैरामीटर, मतलब टाइम को स्टैंडर्ड रख के बाकी सब चीज़ कंपेयर किया जाता है। प्रॉफिट अर्न करने का है तो 12 महीने का खर्चा लो और 12 महीने का रेवेन्यू लो, तभी पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ कि या लॉस हुआ, उसको अगर कंपेयर करेंगे पता चलेगा। इट स्टेट्स द रेवेन्यू एंड ड्यूरेशन मस्ट बी इक्वल टू एक्सपेंसेस इनकर ड्यूरेशन। मतलब ड्यूरेशन मतलब टाइम हो गया इसमें स्टैंडर्ड पैरामीटर।
एंड आठवां आ गया वेरीफिएबल ऑब्जेक्ट कंसेप्ट। वेरीफिएबल ऑब्जेक्ट मतलब इसमें एक वर्ड से ही पता चल जाता है कोई चीज़ ट्रेस आउट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। मतलब हमने कुछ परचेज किया, 10,000 का परचेज किया, तो उसका वेरीफाई करने के लिए उसका परचेज इनवॉइस को ही बेस में लेंगे। मतलब हमने परचेज किया 10,000 का, तो उसके अगेंस्ट में 10,000 का परचेज इनवॉइस होना ही चाहिए, क्योंकि वो वेरीफिएबल है, मतलब ट्रेसेबल है या वेरीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परचेज इनवॉइस। It states that every transaction we make entry in the books of account must be supported by a verifiable or traceable by legal document. For example, we made purchase of stock worth rupees 10,000, then purchase invoice must be there for verifying. It is evidence oriented concept. नेक्स्ट हो गया गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मतलब है कि एक बार बिजनेस चालू हो गया तो इन्फिनिटी पीरियड के लिए वो चालू ही रहेगा, उसको हम बंद नहीं कर सकते हैं अनलेस अनटिल गवर्नमेंट का कोई रेस्ट्रिक्शन है या गवर्नमेंट का कोई रिजोल्यूशन पास हो जाएगा। समझो कुछ दिन पहले पॉलीथीन इंडस्ट्री का ऊपर, मतलब पॉलीथीन यूज़ करने के ऊपर गवर्नमेंट का रेस्ट्रिक्शन आ गया था, तो कोई कंपनी है जो पॉलीथीन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है तो उसके लिए बिजनेस करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये हो गया गवर्नमेंट का रेजोल्यूशन कि पॉलीथीन बैन है या पॉलीथीन इस्तेमाल नहीं होगा, तो पॉलीथीन प्रोडक्शन करके भी उसको कुछ मतलब नहीं है। तभी उस टाइम में वो इंडस्ट्री बंद कर सकता है या शट डाउन कर सकता है या क्लोज कर सकता है, क्योंकि उसका मैन्युफैक्चरिंग का कोई फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि उसका जो प्रोडक्ट है वो आगे जाके इस्तेमाल होने वाला नहीं है। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मतलब है कोई कंपनी स्टार्ट हो चुका है तो वो इन्फिनिटी पीरियड के लिए चलता ही जाएगा, ना कि उसको हम कभी क्लोज करेंगे न्यूर फ्यूचर में। कितना भी संघर्ष हो, कितना भी मुश्किल हो, एक बार चालू हो गया तो उसका बंद होने का सवाल ही नहीं, वो चालू ही रहेगा। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मतलब इट स्टेट्स दैट वंस ए बिजनेस स्टार्टेड हैज इन्फिनिटी लाइफ टाइम, नो वे इट विल वाइंड अप क्लोज डाउन इन नियर फ्यूचर अंटिल अनलेस एनी गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन। 10वां हो गया कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब जो रूल्स और रेगुलेशन फॉलो किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन में, वो फिक्स रहेगा। जब से कंपनी का कमेंसमेंट हुआ है तब से वो रूल्स एंड रेगुलेशन आगे के लिए फिक्स रहेगा। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल रिपोर्ट ईयर एंड में हम पब्लिश करते हैं, उसके लिए जो प्रिंसिपल टेक्निक्स रूल्स मेथड यूज होता है वो आने वाले के लिए हर दिन के लिए, हर अकाउंटिंग पीरियड के लिए फिक्स रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब निरंतर एक जैसा मेथड इस्तेमाल करने का, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। It means continuity. Once a organization has started, will adapt the rules and regulations same forever. For example, method of adapting depreciation must be same for upcoming accounting year. Depreciation का मतलब reducing of value of assets. डेप्रिसिएशन में दो टाइप का है, एक तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, दूसरा है स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड है। मतलब कोई कंपनी अगर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का डेप्रिसिएशन इस्तेमाल करता है तो आने वाले हर अकाउंटिंग पीरियड के लिए उसका डेप्रिसिएशन का मेथड रिटर्न डाउन वैल्यू पे ही निर्भर करेगा या वही इम्प्लाई एप्लीकेबल है, दूसरा मेथड इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि फिर अगर दोनों अगर परिवर्तन होगा तो फाइनेंशियल डाटा या फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर साल कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें वैल्यू में फ़र्क आ जाएगा। एंड लास्ट हो गया एक्रूअल कंसेप्ट। Accrual concept states that current year expenses are shown in the books of account whether money will be payable in next accounting year. Means any expenses or profit incurred or in which accounting period must be instantly recorded in the books of account. Accrual concept का अर्थ है, मतलब हमने कुछ अगर सोचो हमारा जो बिल्डिंग है कंपनी का उसमें वाइट वॉश किया है या कुछ उस मेजर उसमें कुछ परिवर्तन किया है, कंस्ट्रक्शन काम है, उसमें बहुत सारा खर्चा आ गया। खर्चा तो कर दिया हमने, वाइट हाउस कर दिया, सब चीज़ हमने रेनोवेशन कर दिया, रेस्टोरेशन कर दिया, लेकिन पैसा हमारे पास था नहीं, पैसा हम देंगे अगले साल। तो अगले साल के लिए हम डिपेंड नहीं करेंगे या वेट नहीं करेंगे, आज वो चीज़ हो गया तो आज हम उस चीज़ को बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री में ले लेंगे। पैसा हम शायद अगला साल देंगे या उसके अगला साल देंगे या अगले अकाउंटिंग ईयर में देंगे, वो चीज़ इम्पेक्ट नहीं करता है। ये साल अगर हमने कुछ अगर ट्रांजैक्शन में एंट्री किया है या कुछ ऐसा खर्चा किया है तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको एंट्री में ले लेंगे, उसको कहते हैं एक्रूअल कंसेप्ट। आज का वीडियो इतना में ही समाप्त करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशंस। नमस्ते।